जय हिंद। आज इस वीडियो में बायोलॉजी के कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक कोशिका के बारे में जानेंगे, जिसे स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ यानी जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहते हैं। हालांकि कोशिका का जो इंग्लिश नेम होता है वो सेल होता है, लेकिन कोशिका को जब हम लोग बायोलॉजी में पढ़ते हैं तो इसका बायोलॉजिकल नेम जो है वो साइटो होता है, या इसका टेक्निकल नेम जो है वो साइटो होता है। और यही साइटो का जब हम लोग अध्ययन करते हैं तो साइटोलॉजी कहलाता है। देखिए, बहुत सारे बच्चों को लगता है ना कि कोशिका जो है हमारे बॉडी के सबसे छोटा अंग है। यह बिल्कुल गलत है। कोशिका जो है हमारे जीवन की सबसे छोटी इकाई है। यह स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ है, न कि स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ बॉडी है। हालांकि इकाई और अंग में आप खुद ही जान जाइएगा क्या अंतर होता है। कोशिका की यदि खोज के बारे में यदि बात करें तो रॉबर्ट हुक नामक एक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम माइक्रोस्कोप की मदद से एक मरी हुई कोशिका को देखते हैं। और यदि जीवित कोशिका के बारे में बात करें तो एंटोनी वान लीeuwenhoek नामक एक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम जो है जीवित कोशिका का खोज किया था। यदि आपसे एक प्रश्न पूछे कि कोशिका विज्ञान की जनक किसे कहेंगे तो रॉबर्ट हुक होंगे, या कोशिका को सर्वप्रथम किसने खोजा था तो रॉबर्ट हुक ही होंगे। भले या मरी हुई कोशिका का खोज किए थे या जीवित के नहीं कर पाए थे, वो अलग मैटर है। अब आते हैं कोशिका सिद्धांत पर। पादप जगत और जीव जगत से दो वैज्ञानिक हैं, स्लाइडेन और स्वान नामक दो वैज्ञानिक हैं पादप और जीव जगत से। इन्होंने एक सिद्धांत दिए। यह अपने सिद्धांत के अनुसार यह बताना चाहते थे कि दुनिया में जितने सारे पादप यानी पेड़ पौधे और दुनिया में जितने सारे जीव है, उनके जो शरीर जो है वो कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। हालांकि इनका सिद्धांत जो है यह बताने में असफल रहा कि कोशिका विभाजन होता कैसे है। कोशिका विभाजन जो है सर्वप्रथम रेडोल्फ विल्सन नामक एक वैज्ञानिक ने यह प्रतिपादित किया कि कोशिका विभाजन जो है हमारे शरीर में पूर्व स्थित कोशिका के टूटने से ही होता है। कोशिका विभाजन का अर्थ है एक कोशिका को टूटकर एक दूसरे कोशिका में रूपांतरित हो जाना। अब एक छोटी कोशिका होती है और एक बड़ी कोशिका होती है। यहाँ दो टाइप के क्वेश्चन, एक ओवरऑल पूरी दुनिया में छोटी कोशिका और बड़ी कोशिका, एक मानव शरीर के अंदर में सबसे छोटी कोशिका और बड़ी कोशिका। यदि ओवरऑल पूरी दुनिया में देखें तो माइकोप्लाज्मा में जो कोशिका पाई जाती है दुनिया के सबसे छोटी कोशिका, और शुतुरमुर्ग के अंडे में जो कोशिका पाई जाते हैं वो दुनिया के सबसे बड़ी कोशिका होती है। अब हम लोग मानव शरीर के अंदर देखते हैं। मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका जो है वो मेल के स्पर्म यानी शुक्राणु में पाए जाते हैं, और मानव में सबसे जो बड़ी कोशिका होती है वो फीमेल के ओवम यानी अंडाणु में पाए जाते हैं। मानव में एक लंबी कोशिका भी पाई जाती है जिसको न्यूरॉन बोलते हैं, या हमारे ब्रेन में पाया जाता है। बहुत लोग बड़ा और लंबा में अंतर नहीं स्पष्ट कर पाते। देखिए, लाल किला क्या है, बड़ा है, और कुतुब मीनार क्या है, लंबा है। तो बड़ा और लंबा में अंतर होता है। याद रखिएगा, हमारे ब्रेन में जो न्यूरॉन सेल पाया जाता है इसमें कोशिका विभाजन नहीं होता, यानी सेल डिवीजन नहीं होता। यानी कि हमारे ब्रेन की कोशिका जो है वो अपने आप को तोड़कर दूसरे कोशिका में रूपांतरित नहीं कर सकती है। इसलिए हमारे ब्रेन के अंदर कोई चोट फूट लग जाती है तो जल्दी ठीक है नहीं होती। इसलिए बिना हेलमेट के हम लोग जब बाइक लेके बाहर निकलते हैं तो पुलिस वाले हम लोग को माना करते हैं कि बाबू, यह जो ब्रेन जो है ना इसमें सेल डिवीजन नहीं होता। यदि इसके अंदर कोई चोट फूट लग गया तो जल्दी ठीक है नहीं होगा। और एक्सीडेंट मान लीजिए हो गया, हाथ पैर टूट गया, नाक मुंह छिला गया, तो वहां पर सेल डिवीजन होता है, वो जल्दी अपने आप को क्षतिपूर्ति कर सकती है। लेकिन ब्रेन के अंदर जो न्यूरॉन सेल पाया जाता है इसमें सेल डिवीजन नहीं होता। और वही जो है सेल डिवीजन हमारे अंग यानी लीवर जो है उसमें बहुत फास्ट होता है। इसलिए लीवर की कोशिका जो है अपनी क्षतिपूर्ति को धड़ाधड़ ठीक कर लेती है। अब यहाँ पर जो है दो टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हमारे शरीर के वो कौन से ऐसे अंग है जो जिसमें सेल डिवीजन बहुत फास्ट होता है, तो वह लीवर। और हमारे शरीर के ऐसे कौन सी कोशिका है जिसमें सेल डिवीजन होता ही नहीं है, वह है न्यूरॉन सेल जो हमारे ब्रेन में पाया जाता है। अब हम लोग जो है ना कोशिका के मेन अध्ययन पर आते हैं। देखिए, जब हम लोग ईंट को जोड़ते जाते हैं तो क्या बनता है, दीवार। ऐसा नहीं है कि खाली ईंट से ही दीवार बनता है, उसमें मसाला भी लगता है, लेकिन बिना मसाला के भी आप ईंट से एक दीवार खड़ा कर सकते हैं, भले वो कमजोर हो जाता है। और दीवार को चारों तरफ से जोड़ देते हैं तो क्या बनता है, एक रूम बन जाता है, कमरा। यही कमरा को जब हम सिस्टमेटिक लगाते हैं तो एक घर हमारा तैयार हो जाता है। उसी प्रकार से जो है हमारा ह्यूमन बॉडी बना हुआ है। हमारे ह्यूमन बॉडी के सबसे जो छोटी इकाई है वो कोशिका है, और यही कोशिका जब जुटी जाता है तो एक उत्तक तैयार करता है, टिश्यू। यही टिश्यू जो है जोड़कर एक अंग तैयार करता है। जब बहुत सारे टिश्यू आपस में जुटते हैं तो एक अंग तैयार होते हैं, जैसे कि हमारा हाथ पैर नाक मुंह, ये क्या है, अंग है।
और यही अंग को जब सिस्टमेटिक बना देते हैं तो एक शरीर यानी पूरे बॉडी तैयार होता है। अब हम लोग कोशिका के पार्ट्स के बारे में जानना शुरू करते हैं। कोशिका के अंग यानी कोशिकांग। सबसे पहले कोशिका झिल्ली के बारे में जानते हैं। कोशिका झिल्ली को इंग्लिश में जो है मेम्ब्रेन कहते हैं। इसका एक दूसरा नाम भी होता है, इसको प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। यह एक झिल्ली के समान होता है। यदि इसकी विशेषता की बात करें तो यह पादप और जंतु दोनों में पाए जाते हैं। इसमें हम लोग कुत्ता, भेड़, गधा, सुअर, ये सब क्या है? जंतु है। तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक चल फिर सकते हैं, उनको जंतु कहते हैं। और सिर्फ एक ही स्थान पर रहकर सिर्फ हिल डुल कर सकते हैं, उनको पादप कहते हैं, यानी पेड़ पौधा। तो ये पेड़ पौधे की सेल में और जंतु सेल में, ये दोनों में पाए जाते हैं कोशिका झिल्ली यानी मेम्ब्रेन। जैसे आप लोग एक गौर किए होंगे, जब हम लोग मार्केट जाते हैं और हम लोग को सब्जी मार्केट में कुछ लेना होता है तो हम लोग एक प्लास्टिक लेते हैं, उसी में मिर्ची, धनिया, गाजर, मूली जितना है सब उसी में डाल लेते हैं। उसी प्रकार से यह जो है कोशिका का जो है झिल्ली है। कोशिका के सारा चीज जो है ना इसी में रहता है, चाहे वो माइट्रोकॉन्ड्रिया हो, गोल्जी बॉडी हो, या वैक्यूल्स यानी रसधानी हो, या न्यूक्लियस हो, जितना भी पार्ट्स है उसी के अंदर रहता है। याद रखिए यह कोशिका झिल्ली जो है प्रोटीन का बना होता है। इसलिए हमसे जब भी पूछे कि कोशिका झिल्ली किसका बना होता है तो आंख बंद करके मारना है प्रोटीन। और कोशिका के सारे अंग जो है किसमें रहते हैं तो वो कोशिका झिल्ली में रहते हैं। अच्छा याद कीजिए, अभी हम आप लोगों को कुछ देर पहले बताएं कि जब हम लोग को कुछ सामान लेना रहता है और हम लोग सब्जी मार्केट में जाते हैं तो हम लोग सब्जी वाले से एक झिल्ली मांगते हैं और उस झिल्ली में कुछ कुछ सामान ले लेते हैं। लेकिन वही कुछ कुछ करते करते सामान बहुत कुछ ज्यादा ले लेते हैं तो हमारा जो सामान वो भारी हो जाता है। तो हम लोग सब्जी वाले से एक और झिल्ली मांग लेते हैं और हम अपने सामान के अंदर से उस झिल्ली को जो है ना लगा देते हैं, तो दोहरी झिल्ली हो जाता है ताकि हमारा सामान जो है ना गिरे ना, सुरक्षित रहे। सेम उसी प्रकार जो कोशिका झिल्ली होती है, जिसके अंदर कोशिकांग यानी कोशिका के सारे अंग रहते हैं, इसके बाहर एक झिल्ली पाई जाती है, एक दोहरी झिल्ली पाई जाती है। और यही दोहरी झिल्ली को हम लोग कोशिका भित्ति बोलते हैं यानी सेल वॉल। यह ओनली प्लांट में पाया जाता है, यह सिर्फ जो है ना पौधों में पाया जाता है। पौधों के सेल में जो है कोशिका भित्ति पाया जाता है, यह जंतु सेल में नहीं पाया जाता है। अब जंतु सेल में जो है ना वो दोहरी झिल्ली यानी कोशिका भित्ति क्यों नहीं पाई जाता है? वो पादप सेल में ही क्यों पाया जाता है? क्योंकि पादप सेल का जो शरीर है वो जंतु सेल की तुलना में क्या है? बड़ा है। और बड़ा है तो उसको जो है दोहरी झिल्ली चाहिए। न तो पता लगा कि यदि दोहरी झिल्ली नहीं है तो कोशिकांग यानी कोशिका के अंग जो है ना झिल्ली में सब नीचे गिर जाएगा। याद रखिएगा यह जो दोहरी झिल्ली है यह सेलुलोज का बना हुआ होता है। यह दोहरी झिल्ली जो है कोशिका भित्ति सेलुलोज का बना हुआ होता है। इसलिए पौधा से कोई भी सामान बनाया जाता हो और यदि पूछे कि उसमें क्या पाया जाता है तो डायरेक्ट माना है सेलुलोज। जैसे हमारा कपड़ा किससे बना है? पौधा से। इसमें क्या पाया जाएगा? सेलुलोज। तो जो कागज होता है, अब कागज से क्या बनता है? नोट। तो नोट किससे बना हुआ है? पेड़ पौधा से। उसमें क्या पाया जाएगा? सेलुलोज। यानी पौधा से कोई भी चीज बनाया जाता हो और यदि उसमें पूछे कि क्या पाया जाता है तो डायरेक्ट माना सेलुलोज। अच्छा, ये कोशिका भित्ति होती है, यह पौधों के अंदर क्या चीज के किस चीज का काम करती है? तो ये पौधों के अंदर जो है ना सुरक्षा तथा आकार प्रदान करती है। ये पौधों को सुरक्षा तथा आकार प्रदान करती है। जिससे हम लोग जो है अपने कोशिकाओं का सुरक्षा जो अपने कपड़ा से कर लेते हैं, जानवर जो है अपने कोशिकाओं का सुरक्षा जो है अपने बालों से कर लेता है, उसी प्रकार से पेड़ पौधे जो है अपने कोशिकाओं का सुरक्षा जो है यह बाहरी कवर कोशिका भित्ति यानी छाल से करती है। अब हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जानते हैं। इसका हिंदी जो सूत्र कणिका होता है, इसका जो खोज जो है अल्टमैन ने किए थे। कभी कभी खोजकर्ता पूछ देता है तो इसका खोज जो है अल्टमैन ने किए थे। आप लोग श्वसन तंत्र में पढ़े होंगे कि जब हम लोग सांस लेते हैं तो सांस लेने के फलस्वरूप जो ऑक्सीजन है वो हमारे लंग्स यानी फेफड़ा तक जाता है और हमारे फेफड़ा में मौजूद जो ब्लड है और ब्लड के अंदर जो उपस्थित हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन को लेकर जो है ना कोशिका तक पहुंचता है और ये कोशिका में मौजूद जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसको ले जाकर दे देता है। यहाँ एम से हम माइटोकॉन्ड्रिया को डिनोट कर दिए। अब यहाँ पर देखिए यह माइटोकॉन्ड्रिया जो है उस ऑक्सीजन को लेकर एक साइकिल चलाता है, एक चेन रिएक्शन करता है और यह चेन रिएक्शन का जो खोज है क्रेब्स नामक एक विद्वान ने किए थे, इसलिए इन्हीं के नाम पर इस रिएक्शन को क्रेब्स चक्र कहते हैं। तो यदि आपसे पूछे कि कोशिका की किस अंग में क्रेब्स चक्र चलता है तो वह है माइटोकॉन्ड्रिया। अब यहाँ पर देखिए यह क्रेब्स चक्र के फलस्वरूप जो है ना एटीपी बनता है और जब 38 एटीपी बनते हैं तो यह 38 एटीपी मिलकर एक ग्लूकोज का निर्माण करते हैं और यही ग्लूकोज से हम लोग को ऊर्जा और पावर मिलता है। तो यदि आपसे पूछे कि कोशिका के किस अंग को पावर हाउस कहते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया होगा, या ऊर्जा गिरी कहते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया होगा, या शक्ति गिरी कहते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया होगा, सब यही होगा।
यहाँ पर एक और क्वेश्चन आपसे पूछिएगा कि कोशिका के किस अंग में या कोशिका के कौन सा अंग जो है ऑक्सीजन को लेकर शोषण का काम करता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया होगा। यहाँ पर एक और क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि माइटोकॉन्ड्रिया का आंतरिक दीवार को क्या कहते हैं, तो क्रिस्टी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का जो आंतरिक दीवार होता है उसको क्रिस्टी कहते हैं। ये क्रिस्टी क्या करता है ना, माइटोकॉन्ड्रिया की जो आंतरिक सतह है इसको बढ़ा देता है, जिसके कारण जो है, जिसके वजह से माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा अधिक निर्माण करने में मदद मिलती है। अब देखिए हमारा पूरा जो शरीर जो है वो अंदर कोशिकाओं से भरा हुआ है। हमारे पैर, हाथ, नाक, मुंह, हमारे बॉडी का जितना भी पार्ट्स है वो सब जो है कोशिकाओं से भरा हुआ है, क्योंकि हमारा पूरा बॉडी जो है कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। और हमारे शरीर में जहां जहां कोशिका है उस कोशिका के अंदर क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, जो ऊर्जा बना रही है। और बताइए यदि कोई धावक है जो दौड़ रहा है तो उसके किस अंग को सबसे अधिक एनर्जी की जरूरत होगी, उसके पैर को। अब यदि कोई बैडमिंटन खेल रहा है तो उसके हाथ को सबसे अधिक एनर्जी की जरूरत होगी। सपोज डेट अभी हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं तो हमारे जीभ को मूव करने के लिए सबसे अधिक एनर्जी की जरूरत होगी। बल्कि एनर्जी जो है हमारे बॉडी के सभी पार्ट्स में बन रहा है, हमारे बॉडी के हर एक पार्ट्स में बन रहा है। किसी को एनर्जी की जरूरत है तो किसी को नहीं है। अब सपोज मानिए हमारा हाथ जो है इतना बड़ा है तो इस हाथ में अधिक एनर्जी बनेगी, तो कोई ना कोई एक ऐसा कोशिका के अंदर अंग होना चाहिए ना जो हमारे हाथ के एनर्जी को खींचकर हमारे जीभ तक पहुंचा दे। तो हमारे शरीर के जिस अंग को एनर्जी की जरूरत नहीं है उस अंग से एनर्जी को लेकर और हमारे शरीर के जिस अंग को अधिक एनर्जी की जरूरत है वहां तक एनर्जी पहुंचाने वाले तंत्र को ही हम लोग गोल्गी बॉडी या गोल्गी ऑपरेटर्स कहते हैं। इसका खोज जो है कैमिलो गोल्गी ने किए थे, इसीलिए इनके नाम पर ही इसका नाम रखा गया। हालांकि इसका इंग्लिश और हिंदी जो है नाम सेम होता है, गोल्गी बॉडी या गोल्गी का। यह हमारे पूरे बॉडी में जो है ऊर्जा का परिवहन करता है। हमारे शरीर के उस अंग से जिसको एनर्जी की जरूरत नहीं है वहां से एनर्जी लेकर हमारे शरीर के उस अंग तक जाकर पहुंचा देता है जिसको अधिक एनर्जी की जरूरत है। यदि यह नहीं ना रहेगा तो पता चलेगा कि यदि हम पढ़ा रहे हैं और पढ़ाते पढ़ाते यदि हमारे जीभ के जो है ना एनर्जी खत्म हो गया मूव करते करते, तो पता चलेगा कि हमारा जीभ जो स्विच ऑफ हो गया और हम करते करते रह गए। यह हमारे पूरे शरीर में जो है ना ऊर्जा को बैलेंस करके रखता है, इसीलिए जब हमारा शरीर थकता है तो चारों तरफ से थक जाता है। ऐसा थोड़ी है कि हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं तो यार हाथ थक गया बाकी सब ठीक है, पूरा शरीर जो है एक साथ थक जाता है। अब देखिए हमारा पूरा बॉडी 65% वाटर से मिलकर बना हुआ है। इसका मतलब सर यदि कोई 100 केजी का व्यक्ति है, 1 कुंटल का व्यक्ति है, तो उसके अंदर 65% पानी है। इतना पानी जो है उसके पेटवा में गया कैसे? पेटवा में तो हम लोग जो 1-2 लीटर पीते हैं वह रहता है। यह सारा के सारा पानी हमारी कोशिका के अंदर वैक्यूल यानी राजधानी में जमा रहता है। अब देखिए पौधा का जो है ना सेल बड़ा होता है तो उसका वैक्यूल्स भी बड़ा होगा, इसलिए वो अधिक जो है जल को संग्रहित करके रखता है ताकि उसको इमरजेंसी समय में काम आए। आप लोग कभी लाश जलाने गए होंगे, जब लाश जलता है ना देखिएगा पटर पटर का आवाज आता है, यही पानी जो है ना गिरता है और आग से टकराता है तो पटर पटर का आवाज निकलता है। और यही वैक्यूल के अंदर जब पानी के 2% की कमी होती है तो हम लोग को प्यास लगता है या सर दर्द होने लगता है या कभी कभी हम लोग को थकान महसूस होता है। और जब 10% के पानी की कमी होता है तो आदमी मर जाता है। और आप लोग को समझ में आ गया होगा कि यार कोशिका जो है ना हमारे शरीर का सबसे छोटा अंग नहीं है, क्योंकि इसके अंदर तो खुद ही ये सब चीज है। अब हम लोग सेंट्रोसोम के बारे में समझते हैं। इसका हिंदी तारक काय होता है और इसका खोज जो है बोबरी नामक एक विद्वान ने किए थे। इसका काम कोशिका विभाजन होता है। एक्चुअली आप लोग को क्या लगता है कोशिका विभाजन के मतलब कोशिका का टूट जाना? गलत। कोशिका विभाजन के मतलब होता है एक कोशिका टूटकर एक और कोशिका का निर्माण करना। तो ये देखिए एक कोशिका है और एक टूटकर एक और कोशिका का निर्माण कर दिया, ये तो डबल कोशिका हो गया, ये तो पुनर्निर्माण हो गया। तो हमारे कोशिका के पुनर्निर्माण का जो काम करता है वो सेंट्रोसोम करता है। अब याद रखिएगा हमारे शरीर के जिस अंग में कोशिका विभाजन होता है वहां के टूट फूट वाली जगह जल्दी रिकवर होता है, और जिस अंग में कोशिका विभाजन नहीं होता है वहां के टूट फूट वाली जगह जल्दी रिकवर नहीं होता है। हमारे लीवर की कोशिका का जो सेंट्रोसोम है ये कोशिका विभाजन फास्ट करता है, इसीलिए यदि आप लीवर को काटते हैं तो अपने आप को बहुत जल्दी रिकवर कर लेती है। एक बात याद रखिएगा हमारे शरीर को कंट्रोल लेवल अमाउंट यानी नियंत्रित मात्रा में कोशिका विभाजन चाहिए।
लेकिन कभी कभी यह सेंट्रोसोम पगला जाता है और हमारे शरीर में अनकंट्रोलेबल सेल डिवीजन यानी अनियंत्रित कोशिका विभाजन करने लगता है, जिसको कैंसर कहते हैं। तो कैंसर कोई बीमारी नहीं है। अनकंट्रोलेबल सेल डिवीजन इन एनी पार्ट्स ऑफ बॉडी इज नो एज कैंसर। हमारा जो ब्रेन है, यह ब्रेन में न्यूरॉन सेल पाया जाता है और न्यूरॉन सेल में कोशिका विभाजन नहीं होता, इसलिए हमारे ब्रेन के अंदर कोई चोट फूट लग जाती है तो जल्दी ठीक नहीं होती है। अब कहिए कि सर ब्रेन में तो न्यूरॉन सेल पाया जाता है और यह न्यूरॉन सेल में कोशिका विभाजन नहीं होता है, तो हमारे ब्रेन में जो है कैंसर नहीं होना चाहिए, फिर भी कैंसर हो जाता है, जिसको ब्रेन ट्यूमर कहते हैं। तो याद रखिएगा, हमारा ब्रेन जो है 90% न्यूरॉन सेल से बना हुआ है और 10% गिलियल सेल से बना हुआ, और यही गिलियल सेल में यह सेंट्रोसोम जो है उपस्थित रहता है, जो हमारे ब्रेन के अंदर भी कोशिका को अनियंत्रित मात्रा में विभाजन कर देता है, जिसके कारण हमारे ब्रेन में भी कैंसर हो जाता है, जिसको ब्रेन ट्यूमर कहते हैं, और यह हमारे पूरे ब्रेन को लेकर डूब जाता है। अब हम लोग अंतःप्रद्रव्य जालिका यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में समझते हैं। इसको शॉर्टकट में ईआर बोलते हैं। यह हमारी कोशिका के अंदर आंतरिक कंकाल का काम करता है। जिस प्रकार से हमारे घर में पिलर दिए हुए होते हैं ताकि हमारी छत गिरे ना, उसी प्रकार से कोशिका के अंदर जो है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आंतरिक कंकाल का काम करता है, ताकि कोशिका जो है ना पचके ना, और उसको आंतरिक सहायता देता है। यदि यह नहीं रहेगा तो माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी वोल्गी, वैक्यूल्स, सेंट्रोसोम जितना है ना कोशिका के अंग, वो सब आपस में मिल जाएंगे, कोशिका पचक। यह इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का दो पार्ट होता है। यह एक पार्ट जो है ना चिकना होता है और ये दूसरी पार्ट जो है ना यह खुरदुरा होता है। खुरदुरा वाला को रफ कहते हैं और चिकना वाला को स्मूथ। यह स्मूथ वाला जो ईआर है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यह वासा निर्माण करता है। वासा का मतलब चर्बी, तेल। तेल देखते हैं कितना चिकना होता है, तो स्मूथ वाला जो भाग है वो वासा निर्माण करता है, और जो रफ वाला भाग है वो प्रोटीन निर्माण करता है। जनरली कहा जाता है कि रफ वाला जो भाग है ना प्रोटीन निर्माण करता है, लेकिन यह आधा बात सही है। रफ वाला जो है ना, रफ हुआ क्यों, खुरदुरा हुआ क्यों? क्योंकि इसके ऊपर धब्बे पाए जाते हैं और यही धब्बे को राइबोसोम कहते हैं। तो एक्चुअली जो है राइबोसोम जो है ना प्रोटीन का निर्माण करता है। तो हम लोग कहते हैं कि प्रोटीन का निर्माण जो है ना ईआर के रफ वाला साइड से होता है, लेकिन रफ वाला साइड करता नहीं है। करता कौन है? राइबोसोम। तो राइबोसोम जो है प्रोटीन का निर्माण करता है। अब हम लोग राइबोसोम के बारे में समझते हैं कि 70S और 80S क्या होता है। देखिए, अब हम लोग राइबोसोम के बारे में समझते हैं। यह राइबोसोम के नामकरण करने में कभी कभी रोबिन्सन का भी नाम आता है, हालांकि इसका खोज जो है प्लेडे ने किए थे। हम आप लोग को इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बता दिए हैं कि यह इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के रफ साइड में पाया जाता है और यह प्रोटीन का निर्माण करता है। यह राइबोसोम जो है प्रोटीन का निर्माण करता है, इसीलिए इसको प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। यह राइबोसोम जो है ना दो प्रकार के होता है, 70S और 80S, अकॉर्डिंग टू सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट के आधार पर। यह सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट के आधार पर हम लोग किसी भी वस्तु का आकलन जो है, अंकलन, तो बड़ा है कि छोटा है नहीं करते हैं। हालांकि इसको जो है यह दोनों को या किसी भी लिक्विड में डाल देते हैं। सबसे पहले लिक्विड में जो सबसे पहले डूबता है उसको सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट के आधार पर हम लोग 12 मानते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे कि यहाँ 80 जो है वो 12 होगा और 70 जो है छोटा होगा। यहाँ जो एस जो है वो सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट को इंडिकेट कर रहा है। 70 जो छोटा होता है इसको प्रोक्रियोटिक कहते हैं, और जो 80S 12 होता है उसको यूक्रियोटिक कहते हैं। यह प्रोक्रियोटिक या यूक्रियोटिक क्या होता है? हालांकि देखिए कोशिका बहुत बड़ा चैप्टर है, इसलिए इसके एक ही पार्ट में हम लोग इसके पूरे टाइप्स को नहीं पढ़ पाएंगे, इसलिए हम आप लोगों के अगले पार्ट में प्रोक्रियोटिक और यूक्रियोटिक में अंतर बता देंगे। अभी फिलहाल आप लोग इतना समझिए कि जिसको देखने के लिए हमको माइक्रोस्कोप की जरूरत नहीं पड़े उसको यूक्रियोटिक कहते हैं, और जिसको देखने के लिए हम लोग को माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़े उसको हम प्रोक्रियोटिक कहेंगे। अभी जनरल से आप लोग यही परिभाषा समझिए। अब हम लोग न्यूक्लियस के बारे में समझते हैं, केंद्र के बारे में। यह कोशिका का एक बड़ा अंग होता है और ये कोशिका के अंदर सभी कोशिकाओं को न कंट्रोल करके रखता है, नियंत्रित करके रखता है। यह माइटोकॉन्ड्रिया से कहेगा, ए माइटोकॉन्ड्रिया तुम ऊर्जा बनाओ, ए गोल्गी बॉडी तुम ऊर्जा का परिवहन करो, ए वैक्यूल्स तुम जल संग्रहित करो, ए सेंट्रोसोम तुम कोशिका विभाजन करो, ये राइबोसोम तुम जो ना प्रोटीन का निर्माण करो। इसलिए यह न्यूक्लियस को हम लोग कंट्रोलर कहते हैं, कंट्रोलर। यह पूरे कोशिकाओं को नियंत्रित करके रखता है। यह न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ सेल यानी कोशिका का ब्रेन भी कहा जाता है इसको। हालांकि इसका खोज जो है रॉबर्ट ब्राउन ने किए थे। यह कोशिका, यह न्यूक्लियस के अंदर 80% प्रोटीन पाए जाते हैं और 10% डीएनए।
यदि आपसे पूछेगा कि केंद्रा के अंदर कितने परसेंट प्रोटीन पाया जाता है तो 80% और डीएनए 10%। यह केंद्रा के अंदर क्रोमोसोम पाया जाता है और यही क्रोमोसोम के अंदर जो है ना डीएनए और आरएनए पाया जाता है। हालांकि इसका टॉपिक अलग होता है, इसलिए इसको अलग वीडियो में हम लोग समझेंगे कि डीएनए और आरएनए क्या होता है। देखिए अब हम लोग लाइसोसोम के बारे में समझते हैं। यह लाइसोसोम का खोज डी डुबे ने किए थे। यह लाइसोसोम के अंदर एक बहुत पावरफुल एंजाइम पाया जाता है, एक शक्तिशाली एंजाइम पाया जाता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, जिसको जल अपघटक एंजाइम कहते हैं। यह एंजाइम कोशिका के अंगों को पचाने का काम करता है, कोशिकीय पाचन का काम करता है। सपोज डेट आप इस बात समझिए कि माइट्रोकॉन्ड्रिया का काम है ऊर्जा बनाना, लेकिन कभी कभी यह माइट्रोकॉन्ड्रिया जो है ना ऊर्जा नहीं बनाता है। तो लाइसोसोम जो है ना माइट्रोकॉन्ड्रिया को बुलाएगा, क्या हुआ रे यहाँ ऊर्जा क्या है ना बना रहा है। तब माइट्रोकॉन्ड्रिया कहेगा देखिए ना चाचा आज हमको मन नहीं है ऊर्जा बनाने का। तो लाइसोसोम कहेगा अच्छा बेटा तुम्हारा काम है ऊर्जा बनाना और तुम ऊर्जा नहीं बना रहे हो, तो गौतम सर पढ़ाएंगे किस तरह कि माइट्रोकॉन्ड्रिया के धरेगा और लाइसोसोम अपने अंदर से हाइड्रोलाइटिक एंजाइम को ना निकाल के और उसके ऊपर छिटक देगा। तो यह माइट्रोकॉन्ड्रिया वह जलकर भस्म हो जाता है, वह पर जो है ना पच जाता है। तो ये लाइसोसोम जो है ना कोशिका के अंगों को पचाने का काम करता है। कोशिका के अंदर जो अंग काम नहीं कर रहे हैं उस अंगों को पचाकर वहां सफाई करने का काम करता है। देखिए यह लाइसोसोम की कोशिका के अंदर रहना भी जरूरी है। कैसे? तो देखिए कभी कभी ना कोशिका के अंदर की कोई भी अंग जो है ना मर जाते हैं, तो मर जाते हैं तो मरने के बाद वो क्या होंगे, सड़ेंगे और सड़ेंगे तो महकेंगे। तो लाइसोसोम क्या करता है ना उस मरी हुई कोशिका को अपने अंदर से एंजाइम उसके ऊपर डालकर उस कोशिकांग को खत्म कर देता है, पचा कर रख देता है, वहां सफाई कर देता है। तो यह लाइसोसोम जो है कोशिका के अंदर सफाई का काम भी करता है। कभी कभी ना कोशिका का सारा अंग जो है ना हड़ताल पर बैठ जाता है। यह माइट्रोकॉन्ड्रिया कहेगा कि हम ऊर्जा नहीं बनाएंगे, गोल्गी ओडी कहेगा कि हम ऊर्जा परिवहन न करेंगे, वैक्यूल्स कहेगा कि हम जल को संग्रहित नहीं करेंगे, या सेंट्रोसोम भी कह देता है कि हम जो है ना कोशिका विभाजन नहीं करेंगे, यहाँ राइसोसोम कहेगा कि हम प्रोटीन का निर्माण नहीं करेंगे। यानी कि पूरे के पूरे कोशिकांग जो है ना हड़ताल पर बैठ जाते हैं और सब इनकलाब जिंदाबाद वंदे मातरम इनकलाब जिंदाबाद कहते हैं। तो यहाँ लाइसोसोम कहता है कि कोई सब जो है इनकलाब जिंदाबाद वंदे मातरम कर रहा है, तो हड़ताल पर बैठ रहा है। यहाँ पर लाइसोसोम खुद को फाड़ देता है और लाइसोसोम के अंदर जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम यानी जल अपघटक एंजाइम है, ये सारा के सारा एंजाइम कोशिका के अंगों पर पड़ जाते हैं और सारा के सारा कोशिका के अंग जो है ना जल कर वह भस्म हो जाते हैं। पूरे के पूरे कोशिकांग को यह पचा कर रख देता है। इसीलिए लाइसोसोम को ना कोशिका का सुसाइड बैग भी कहते हैं, आत्महत्या की थैली। इसको एटम बम भी कहते हैं, कोशिका का एटम बम, क्योंकि यदि लाइसोसोम फटा तो कोशिका के अंदर जितना सारे अंग है उसको एकदम मरना क्या है फिक्स है। इसलिए इस लाइसोसोम को कोशिका का एटम बम कहते हैं। देखिए आरबीसी में लाइसोसोम नहीं होता है और आरबीसी का जीवन काल 120 दिन के लिए होता है। आप लोग को मालूम है कि आरबीसी का जीवन काल जो है 120 दिन के लिए होता है। 120 दिन के बाद यह आरबीसी हमारे शरीर में मर जाते हैं। तो यह जब आरबीसी हमारे शरीर में मर जाते हैं तो इसके अंदर तो लाइसोसोम होता नहीं है जो उसको जो है ना अपने अंदर से जल अपघटक एंजाइम उसके ऊपर छिड़क कर उसको पाचन कर दे, वहां साफ कर दे, सफाई कर दे। तो यह आरबीसी जो है ना हमारे शरीर में गुजर कर यह हमारे तिल्ही पे पहुंचते हैं, तिल्हिया या तिल्ही जिसको स्प्लीन कहते हैं, और यह स्प्लीन में जाकर आरबीसी खुद को जो है ना दफन कर देता है। इसलिए इस स्प्लीन को आरबीसी का कब्र कहते हैं। यह आरबीसी का कब्र, यदि आपसे पूछेगा कि आरबीसी का कब्र किसे कहते हैं तो स्प्लीन, प्लीहा या तिल्ही को, क्योंकि आरबीसी जो है इसी स्प्लीन में जाकर जो है ना अपने आप को दफन कर देता है, मर जाता है। देखिए अब हम लोग जीव द्रव के बारे में पढ़ते हैं। जीव द्रव को इंग्लिश में प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। यह एक कलरलेस लिक्विड होता है। यह लिक्विड जो है हमारी कोशिका यानी कोशिका के अंगों के बीच में जो है ना भरा हुआ रहता है, ताकि हमारा कोशिका जो है ना स्थिर रहे। यह कोशिका के यदि बीच में नहीं भरा हुआ रहेगा तो हमारी कोशिका का जितना सारा अंग है वो आपस में टकराएगा और टकराएगा तो गलती से यदि लाइसोसोम भड़क लिया तो सबको भड़का देगा। इसलिए जब आप लोग ध्यान से दिए होंगे कि जब आप लोग नया कैमरा या मोबाइल लिए होंगे तो उस कैमरा या मोबाइल को फूटने से बचाने के लिए उसके चारों तरफ से थर्माकोल लगा दिया जाता है। सेम उसी प्रकार से हमारी कोशिकांगों को
टकराने, एक दूसरे से टकराने से बचने के लिए इसके बीच में एक द्रव भरा हुआ है। इसी द्रव को हम लोग जीव द्रव कहते हैं। इसको जीव द्रव भी क्यों कहते हैं? क्योंकि यह जीव द्रव के कारण जो है ना कोशिका के अंग के जीवन जो है ना बचा हुआ है, इसलिए इस जीवन की यह भौतिक इकाई है, इसलिए इस लिक्विड को हम लोग जीव द्रव्य कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, यह जीव द्रव्य जो है कोशिका में 80% जो है ना भरा हुआ है। यदि यह जीव द्रव्य जो है ना, यह जीव द्रव्य दो प्रकार के होते हैं। यदि यह न्यूक्लियस में जीव द्रव्य है तो इसको न्यूक्लियो प्लाज्म कहते हैं। प्लाज्म के मतलब द्रव्य। यदि यह केंद्रिका में है तो न्यूक्लियो प्लाज्म, और यदि यह न्यूक्लियस से बाहर है, कोशिका में है, तो कोशिका को हम लोग बायोलॉजी में साइटो बोलते हैं, इसको हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं। देखिए, बायोलॉजी एक बहुत बड़ा चैप्टर है, इसलिए इस एक ही टॉपिक में हम लोग सब पार्ट को नहीं पढ़ पाएंगे। अगले पार्ट में इसके बारे में और हम आपको कुछ बता देंगे। आई होप आर यू गेटिंग माई पॉइंट। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।